Hello everyone, myself Manoj Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, I am going to teach you something about preposition, which is one of the parts of speech. As we all know that there are 8 parts of speech in English and these are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So, preposition is one of the 8 parts of speech and it's going to be an important class for the students of Hindi and English medium both. दोस्तों आज की क्लास में आपको प्रेपोजिशन जिसे हिंदी में हम विभक्ति या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसका कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको लर्न करें क्योंकि बहुत सारी गलतियां प्रेपोजिशंस में होते हैं और हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी स्लाइट एक बेसिक नॉलेज आप अक्वायर कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? प्रेपोजिशन जिसे हिंदी में हम विभक्ति या संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ प्रीपोजिशन इज a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words of the sentence। कहने का मतलब ये है कि preposition संबंध सूचक अव्यय वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले preposition आता है उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य वर्ड से बताने का काम करता है। गेटिंग? और एक बात और कि ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला है प्री का मतलब होता है पहले और दूसरा है पोजीशन मीन्स स्टेट और कंडीशन। सो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जिसकी पोजीशन पहले होती है। अब किससे पहले होती है? प्रीपोजिशन वो वर्ड है जिसकी पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। अब क्यों होती है? कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन की पोजीशन जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य वर्ड से ये बताने का काम करता है। Getting? So let's talk about the examples which are given here: in, on, between, from, among, etc. These are the examples of prepositions. So let us study prepositions between and among first. चलिए देखते हैं between। बिटवीन का अर्थ है दरमियान, बीच में या के बीच। इसका प्रयोग सामान्यतः दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच की बात को सूचित करने के लिए किया जाता है। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, वी हैव टू यूज बिटवीन। जब हम दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच किसी बात को लेकर कोई रिलेशन बताते हैं तब हमको बिटवीन का यूज करना चाहिए। गेटिंग? तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या लिखा है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन रामू एंड अशोक। मैंने मिठाइयाँ रामू और अशोक के बीच में बांटी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो बिटवीन है, वो नाउन जो है रामू और अशोक से पहले आया है और रामू और अशोक का रिलेशनशिप बता रहा है स्वीट से। तो कहने का मतलब बिटवीन ने रामू और अशोक का रिलेशनशिप स्वीट से बताने का काम किया है। सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ही वॉज स्टैंडिंग मतलब वो खड़ा हुआ था, बिटवीन मतलब बीच में, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। तो यहाँ प्रेपोजिशन जो है बिटवीन है, राम और श्याम नाउन से पहले आया है। राम और श्याम का जो रिलेशन है वो स्टैंडिंग वर्ब से बता रहा है यहाँ पर। थर्ड सेंटेंस, शी वॉज सिटिंग बिटवीन कार्स एंड स्कूटर्स। वो कार्स और स्कूटर्स के बीच में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कार्स 2 से ज़्यादा है, स्कूटर भी 2 से ज़्यादा है। तो जब नाउन जो है मोर देन 2 है लेकिन 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और एंड आ रहा है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन, द मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन 10 एंड 11 AM। मतलब जो मीटिंग जो हुई, जो सभा हुई है वो 10 और 11 के बीच में हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे द मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन 10 to 11 AM। स्पोकन में मोस्टली यही बोलते हैं 3 to 6, 7 to 8, 8 to 9। बट जब बिटवीन लगाते हैं तो हमको एंड लगाना पड़ता है। सो करेक्ट इज द मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन 10 and 11 AM। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एमंग। क्या दिया है? एमंग का अर्थ भी, के बीच या बीच में होता है। इसका प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को सूचित करने के लिए किया जाता है और ऐसे वाक्यों में जनरली एंड का यूज नहीं होता। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन। मतलब मैंने मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटी जो कि 2 से ज़्यादा थे। ठीक ना? चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। ठीक है? विराट वॉज स्टैंडिंग अमंग द प्लेयर्स ऑफ हिज टीम। विराट जो है अपनी खिलाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ था, विच वर मोर देन 2। गेटिंग? अंडरस्टूड बिटवीन एंड अमंग? लेट्स गो अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ बिसाइड के बारे में। बिसाइड का अर्थ है बगल में, बाय द साइड ऑफ, बाजू में, नियर बाय। इसका यूज व्यक्ति या वस्तु की समीपता मीन्स नियरनेस बताने के लिए किया जाता है। ठीक है? गेटिंग? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैट बिसाइड मी। ही सैट मतलब वो बैठा था, बिसाइड मी मतलब मेरे बाजू में। तो यहाँ नियरनेस बता रहे हैं कि वो मेरे बाजू में बैठा हुआ था। सेकंड एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर।
बिसाइड हर मदर, उसकी मम्मी के बाजू में, क्या, स्टैंडिंग, कौन, शी। तो यहाँ पर नियरनेस बताइए कि शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर। गेटिंग। नेक्स्ट वन, बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ है के अलावा, इन एडिशन टू, या के अतिरिक्त, एक्सेप्ट। इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के अतिरिक्त होने के अर्थ को शो करने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स दिस मतलब इसके अलावा, इसको छोड़कर, आई हैव वन मोर मोबाइल, मेरे पास एक मोर मोबाइल है। ठीक है ना। शी हैज वन मोर हाउस बिसाइड्स दिस वन, उसके पास इस घर के अलावा एक और घर है। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट मतलब एडिशनल थिंग्स को बताने के लिए बिसाइड्स का यूज किया है। बिसाइड का यूज हम करते हैं बाय द साइड ऑफ मतलब बाजू के लिए, और बिसाइड्स का यूज हम करते हैं इन एडिशन टू के अतिरिक्त के सेंस में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन एंड इनटू। इन दोनों का अर्थ सामान्यतः में होता है, लेकिन इनके यूसेज में अंतर है। जब कोई ये व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर हो तब इन लगाते हैं, मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऑलरेडी किसी प्लेस पर हो, ठीक है, तब इस बात को बताने के लिए हमको प्रेपोजिशन इन का यूज करना है। देखिए एग्जांपल समझते हैं। ही इज इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में मतलब पहले से अंदर है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। पिंकी इज स्विमिंग इन द रिवर मतलब पहले से वो नदी के अंदर है, वो तैर रही है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे बगीचे में खेल रहे हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी इन साइड द पार्क एंड दे आर प्लेइंग। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऑलरेडी किसी प्लेस पर पहले से हो तब इन लगाते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से अंदर की ओर जाती है, अपना रूप बदलती है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि करती है, तब इनटू का यूज किया जाता है। कहने का मतलब जब मूवमेंट बताना हो, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वी हैव टू यूज इनटू। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विच आर गिवन हियर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। अच्छा अपन बात कर रहे थे पिंकी स्विमिंग इन द रिवर, वो ऑलरेडी नदी के अंदर है, वो तैर रही है, बट यहाँ पर क्या है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब बाहर किसी प्लेटफॉर्म से वो नदी के अंदर कूदा। तो ये बाहर से अंदर मूवमेंट हुई तो इनटू यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस, शी हैज गॉन इनटू द क्लासरूम, वो कक्षा में गई है, मतलब मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वो क्लासरूम के बाहर थी, बाहर से अंदर गई है। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करें, मीन्स ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मतलब कहने का मतलब ये है इनटू लगाया है क्योंकि यहाँ पर हिंदी सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा। गेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टू प्रेपोजिशंस विच आर ऑन एंड अपॉन। इन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पर या ऊपर। तो देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन का यूज तब किया जाता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हुई रखी हुई हो और उनके बीच में कोई मूवमेंट ना हो, और यदि मूवमेंट हो तो सेम सरफेस पर हो, एक ही सरफेस पे मूवमेंट होगी। चलिए अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विच आर गिवन हियर। फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ पोस्टर ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर एक पोस्टर है, नीदर द वॉल इज मूविंग नॉर द पोस्टर इज मूविंग, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब मूवमेंट हो रही है बट एक ही सरफेस पे हो रही है, ब्लैक बोर्ड पर ही हो रही है, मैं ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पे लिख रहा हूं। थर्ड एग्जांपल, दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, मतलब मूवमेंट तो हो रही है बट सेम सरफेस पे है, मतलब फ्लोर पर ही है। गेटिंग। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस, मतलब विद्यार्थी जो है बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। गेटिंग। सो अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट अबाउट ऑन। ऑन का यूज तब किया जाता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हुई रखे हुए और उनके बीच में कोई मूवमेंट ना हो, और यदि मूवमेंट हो भी तो सेम सरफेस पे होना चाहिए। गेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर मूवमेंट करे। गेटिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्री अपॉन द ग्राउंड, मूवमेंट हुई, एक सरफेस तो पेड़ की थी, वो पेड़ पे बैठा हुआ था, पेड़ से कूदा तो सेकंड सरफेस पे आया, ग्राउंड पर आया। गेटिंग। सेकंड सेंटेंस, अ लिजार्ड फेल फ्रॉम द वॉल अपॉन द फ्लोर, एक छिपकली जो है दीवार की सतह से कहाँ मूवमेंट किया उन्हें, फ्लोर, फर्श के ऊपर आई है, तो यहाँ पर मूवमेंट हो गया एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे। तो इस प्रकार के मूवमेंट को बताने के लिए हमको अपॉन का यूज करना है। गेटिंग। So dear friends, I hope you have got what I have taught you today in this class. Please keep on learning English with me, with my channel. Thanks for attending my class till the end. I'll see you in the next class. Till then, bye. Take care.